अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल हमजा हॉरर स्टोरीज में। यहाँ आप सुनेंगे हकीकी और पुरस्सरार कहानियाँ। तो तैयार हो जाएं एक खौफनाक सफर के लिए, जहाँ हर कहानी के पीछे छुपा है एक गहरा राज, एक गहरी हकीकत। कहानी शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आइए चलते हैं कहानियों की तरफ। ये वाक़या मुश्ताक साहब के साथ 2011 में अमेरिका की एक रियासत वाशिंगटन में पेश आया। आइए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुश्ताक है। मैं उस वक्त ऊबर चलाता था। एक रात मुझे एक राइड की नोटिफिकेशन मिली। जब मैं दिए गए पते पर पहुंचा तो वहां एक सुनसान गली में 3 ब्लैक नौजवान खड़े थे, जिनकी उम्रें लगभग 17 से 18 साल होंगी। उन्हें देखते ही दिल ने खतरे का इशारा दिया, मगर मैंने उसे वहम समझा और उन्हें गाड़ी में बिठा लिया। जैसे ही वो बैठे, उनकी नजरें मेरे हाथ में मौजूद नए और महंगे सैमसंग मोबाइल पर जम गईं। उस लम्हे मुझे अंदाजा हो गया कि इनकी नीयत कुछ ठीक नहीं। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि एक लड़के ने आहिस्ता से कहा, यहाँ गाड़ी रोक दो। अचानक दूसरे ने जेब से पिस्टल निकाली। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घबरा कर मैं फौरन गाड़ी से बाहर निकल आया। वो तीनों मुझ पर टूट पड़े और मेरा मोबाइल बटुआ छीन लिया। जाते जाते एक लड़के ने मेरी गाड़ी की चाबी निकाली और जोर से दूर फेंक दी, और फिर तीनों रात की तारीकियों में गायब हो गए। मैं जख्मी और बेबस करीब के फुटपाथ पर जा बैठा। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिमाग में बस यही ख्याल था, अगर मैंने अपनी छठी हिस्स की बात मान ली होती तो शायद ये सब मेरे साथ ना होता। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या मेरे साथ अप्रैल 2025 में पेश आया। मैं उस वक्त अमेरिका के एक शहर वुडब्रिज में रहता था। एक दिन मैं डोर डैश कर रहा था। इस दिन मैंने 3 घंटे से ऐप ऑन की हुई थी, लेकिन उस दिन मुझे एक भी फूड डिलीवरी नहीं मिल रही थी। फिर आखिरकार एक डिलीवरी की नोटिफिकेशन आई। वो नॉर्मल फूड डिलीवरी नहीं थी, बल्कि वो शॉप एंड डिलीवर था, जिसमें मुझे स्टोर पर जाकर सौदा खरीदना होता और कस्टमर के घर डिलीवर करना होता। जब मैंने ऑर्डर देखा तो इसमें बहुत ज़्यादा आइटम्स थे, और ये आइटम्स काफ़ी वजनी थे, जैसे 2.5 लीटर की 30 बोतलें, 5 पानी के वाटर केस, एक केस में तकरीबन 40 पानी की बोतलें थी। मैंने वो ऑर्डर एक्सेप्ट किया, लेकिन मैंने सोचा कि इसके पैसे मुनासिब नहीं। अमूमन इस तरह के ऑर्डर के अच्छी टिप्स मिलती हैं। मैंने कस्टमर को एप्लीकेशन में टेक्स्ट किया और उसको बताया कि मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन इसके पैसे मुनासिब नहीं, बहुत ज़्यादा आइटम है। तब कस्टमर का रिप्लाई आया। कस्टमर ने जवाब दिया, मेरे घुटने की सर्जरी हुई है और मैं एक उम्र रसीदा खातून हूँ। सर्जरी की वजह से मैं ना वज़न उठा सकती हूँ, ना चल सकती हूँ। आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं आपको अच्छी टिप दूंगी। इसके बाद मैंने सारा सामान स्टोर से खरीदा और उसको गाड़ी में रखा। सामान का वज़न तकरीबन 40 से 45 किलो था। मैं ये सोच रहा था, चलो इस इंसान की मदद भी हो जाएगी और मुझे भी अच्छी टिप मिल जाएगी। एप्लीकेशन में कस्टमर का नाम मार्था शो हो रहा था, जो अमूमन औरतों के नाम होते हैं। मैं जब दिए गए पते पर पहुंचा तो वो एक अजीब सी गली में था। वो इलाका कुछ अच्छी वाइब नहीं दे रहा था। मैंने घर के सामने गाड़ी पार्क की और मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। खतरे की घंटियां बज रही थीं, लेकिन मैंने इसे अपना वहम समझा। मेरी एक आदत थी, मैं हमेशा उतरते ही गाड़ी लॉक करता हूँ ताकि कोई हादसा ना हो सके। मैं जब गाड़ी से उतरा तो घर की एंट्रेंस
में तकरीबन 10 से 12 सीढ़ियां पहले आती थी। मैंने सोचा आज अच्छा जोर लगेगा। खैर, मैंने डिग्गी से कुछ चीजें निकाली और इतनी ही देर में उस घर का दरवाजा खुला। सामने एक बहुत ही बारीक सा 65 से 70 साल का बूढ़ा आदमी खड़ा था और ये एक चाइनीज मर्द था जिसकी हाइट तकरीबन 5 फुट 6 इंच थी। मुझे अजीब लगा। मैंने पूछा, आपका नाम मार्था है? उसने बोला, हाँ। मैं अजीब सी सोच में मुब्तला हो गया। मैंने सोचा कि मार्था तो औरतों का नाम होता है। खैर, मैंने इस बात को नजरअंदाज किया। उसने टूटी फूटी इंग्लिश में जवाब दिया और कहा कि सौदे अंदर किचन में रख दो, मेरे घुटने की सर्जरी हुई है। घर के अंदर सौदे रखने में मुझे तकरीबन 4 से 5 बार अंदर बाहर जाना पड़ता। जब मैं उसके घर के अंदर दाखिल हुआ तो वहां से अजीब सी अस्पताल जैसी बू आ रही थी। मैंने एक पानी का केस पकड़ा हुआ था। मेरी नजर दाईं साइड पर पड़े एक लकड़ी के मेज पर पड़ी और वहां सर्जरी के आलात पड़े हुए थे। मेरी छठी हिस्स मुझे खबरदार करने लगी। जब मैं किचन में गया तो इस आदमी ने मुझे कहा कि ये वाटर केस नीचे कैबिनेट में रख दो। किचन में बहुत कम रोशनी थी। मैंने उसे कहा कि लाइट ऑन करो। उसने बटन दबाते हुए ये कहा कि मेरा बल्ब खराब हो चुका है। मैंने नया बल्ब नहीं खरीदा। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई और इंसान यहाँ छुपा हुआ हो और वो किसी भी लम्हे निकल कर मुझे खुशी वाली सिरिंज लगाएगा और उसके बाद ये लोग मेरे ऑर्गन्स निकाल लेंगे। उस वक्त मुझे मेरी छोटी 2 साल की बेटी की बहुत ज्यादा याद आई। मैं सोच रहा था अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या बनेगा। मैं ये सामान घर के बाहर रख कर चला जाता। मुझे घर के अंदर दाखिल होने की क्या जरूरत थी। उस आदमी ने दोबारा इशारा करते हुए ये कहा कि पानी का केस नीचे कैबिनेट में रख दो। यहाँ मैं ये बताता चलूं कि मैं 6 साल से वेट ट्रेनिंग कर रहा था और मेरा कद 5 फुट 10 इंच और भारी बिल्ड है। ये चाह रहे थे कि मैं जैसे ही नीचे केस कैबिनेट में रखूं, ये मुझे सिरिंज लगाकर बेहोश कर दें, क्योंकि उस वक्त मैं एक कमजोर पोजीशन में होता और अपना दिफा ना कर सकता। सारे वाक़ये को तकरीबन 30 सेकंड से भी ज्यादा ना हुए थे, लेकिन ये सोच मुझे यकदम आ रही थी। और इन लोगों ने इतना ज्यादा सौदा भी इसीलिए मंगवाया था कि ये जानते थे कि इतने सौदे को एक बार में अंदर नहीं रखा जा सकता और अगर एक बार ये अपने मकसद में कामयाब ना हो सकते तो इन्हें कई मौके मिलते। मैंने पानी का केस जमीन पर रखते हुए कहा, मैं बाकी सामान अंदर ले आऊं, फिर मैं सौदे को तरतीब से रख दूंगा। वो खामोशी से वहां खड़ा था। मैं इसकी जानिब देखते हुए बाहर की तरफ निकल रहा था। उस लम्हे मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझ पर किसी न किसी जानिब से हमला जरूर होगा। मैं उस वक्त बिल्कुल तैयार था कि अगर मुझ पर किसी तरफ से हमला हुआ तो आज मैं भी इन पर खूब हमला करूंगा। मैंने गाड़ी की चाबी अपने हाथों के बीच में ली हुई थी। मैंने उस आदमी को कहा कि वो दरवाजा खोले रखे ताकि मैं बाकी सामान ले आऊं। अल्लाह के खास करम से कुछ ना हुआ और मैं घर के दरवाजे से बाहर निकल आया। मैं उस वक्त बहुत चौकन्ना था। मैंने फौरन सामान गाड़ी से बाहर निकाला और घर के सामने रख दिया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी लॉक कर दी। आदमी मुझे दरवाजे में खड़ा देख रहा था। इसके चेहरे में जिंदगी के आसार बिल्कुल ना थे। वो उस वक्त बहुत पुरसरार लग रहा था। मैंने आज तक इतना इमोशनलेस चेहरा अपनी जिंदगी में ना देखा था। उसने इशारा करते हुए पूछा कि सौदा तो यहीं पड़ा है। मैंने इशारे में जवाब दिया कि खुद उठा लो। मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो एक आखिरी बार इसकी तरफ देखा। उसी वक्त मुझे खिड़की में 2 साए नजर आए। अंदर रोशनी कम होने की वजह से उनके चेहरे नुमाया नहीं थे। 2 लोग खिड़की में से मुझे देख रहे थे। उस वक्त मुझे यकीन हो गया कि मेरी हिस्स मुझे सही आगाह कर रही थी। मैंने ये वाकया डोर डैश और पुलिस को रिपोर्ट किया। चंद दिनों बाद पुलिस ने मुझे आगाह किया कि उस घर में ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती थी। ये लोग इल्लीगल ऑर्गन्स का ऑपरेशन करते थे। पुलिस ने वहां मुलव्विस डॉक्टर और चंद लोगों को गिरफ्तार किया। मैंने ये सुनकर
अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस दिन मैंने डोरडैश करना छोड़ दी। चंद दिन गुजरे थे कि मैं गाड़ी चला रहा था और स्टॉप साइन पर रुका हुआ था। मुझे वही शख्स अपोजिट रोड पर एक गाड़ी की बैक सीट पर बैठा नजर आया। इसने मुझे देखा और पुरस्कार सी हंसी में अपने होंठों की तरफ उंगली करते हुए खामोश रहने का इशारा किया। ये देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी फैल गई। मैंने सोचा कि इसकी गाड़ी की नंबर प्लेट की पिक्चर ले लूं, लेकिन इतनी देर में वो गाड़ी वहां से जा चुकी थी। चंद दिनों बाद मैं उस शहर से दूसरे शहर मुंतकिल हो गया। ये वाकया मेरे दोस्त अहमद के साथ पेश आया। अहमद उस वक्त अमेरिका के एक शहर ह्यूस्टन में रहा करता था। एक दिन अहमद ने क्रैगलिस्ट पर एक इंतहाई सस्ते गेमिंग लैपटॉप की लिस्टिंग देखी। कीमत इतनी सस्ती थी कि यकीन करना मुश्किल। अहमद को शक भी हुआ, मगर लालच गालिब आ गया। उसने फौरन लिस्टिंग वाले नंबर पर कॉल की। फोन पर एक भारी और खिंची हुई आवाज सुनाई दी। मुझे इमरजेंसी कैश चाहिए, इसीलिए गेमिंग लैपटॉप इतना सस्ता बेच रहा हूं। अगर तुम सीरियस हो और लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो आज रात दिए गई लोकेशन पर 9 बजे डाउनटाउन के करीब पहुंच जाना। मैंने अहमद को समझाया कि यह खतरनाक है, मगर वो जिद्दी था। कैश लिया और रात 9 बजे दी गई लोकेशन पर पहुंच गया। जब अहमद दी गई लोकेशन पर पहुंचा तो वो एक पुराना वेयर हाउस था। उस वेयर हाउस को देखते ही अहमद शक में पड़ गया। सुनसान जगह, टूटी हुई खिड़कियां और अंधेरा। अहमद ने दिल में सोचा, कहीं ये कोई जाल तो नहीं। इसने फौरन दोबारा सेलर को कॉल की। अहमद ने कहा, ये वेयर हाउस तो बंद और उजड़ा हुआ लग रहा है, तुम वाकई यही हो? सेलर ने जवाब दिया, हाँ, मैं और मेरा क्रू हम इस वेयर हाउस की मुरम्मत कर रहे हैं, इसलिए हम रात को भी यहीं रुक जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं। ये सुनकर अहमद का शक कुछ कम हुआ और वो अंदर चला गया। अंदर एक आदमी साए से निकलकर सामने आया। इसने अपना नाम माइक बताया। माइक ने पूछा, पैसे लाए हो? अहमद ने जवाब दिया, हाँ। माइक ने एक पुराने मेज की तरफ इशारा करते हुए अहमद को कहा कि जाओ लैपटॉप चेक कर लो। अहमद ने लैपटॉप देखा तो वाकई अच्छी कंडीशन में लगा। उसने कैश निकाला और माइक के हाथ में थमा दिया, लेकिन जैसे ही माइक ने नोट हाथ में लिए, गोदाम का दरवाजा जोर से धड़म की आवाज के साथ बंद हुआ। 4 नकाबपोश अंदर दाखिल हुए। इनके हाथों में बेसबॉल बैट और आयरन रॉड थे जो अंधेरे में चमक रहे थे। अहमद का दिल धड़कने लगा। वो फौरन दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजे पर एक नकाबपोश खड़ा था। इसने आयरन रॉड हवा में बुलंद किया। अहमद ने पूरी ताकत से इसे धक्का दिया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। वो दौड़ता हुआ गाड़ी तक पहुंचा और अंदर बैठ गया, मगर उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि चाबी स्विच में नहीं जा पा रही थी। अचानक एक नकाबपोश गाड़ी के बोनट पर कूद गया और आयरन रॉड से विंडशील्ड पर हमला करने लगा। शीशा लरजने लगा। इतने में दूसरा नकाबपोश भी गाड़ी के पास पहुंच गया और वो अहमद के दरवाजे को जोर जोर से खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन खुशकिस्मती से गाड़ी लॉक थी। आखिरकार गाड़ी स्टार्ट हुई। उसने पूरी कुव्वत से एक्सीलेटर दबाया। बोनट पर खड़ा नकाबपोश सड़क पर जा गिरा और अहमद अंधाधुंध वहां से निकल गया। अहमद सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने कांपती आवाज के साथ पूरा वाकया सुनाया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और अहमद को तसल्ली दी, फिक्र ना करो, हम एरिया को सर्च करेंगे और इनको पकड़ लेंगे। अभी तुम घर जाओ। 2 से 3 दिन बाद
पुलिस ने अहमद को कॉल की कि हमने इस वेयर हाउस को अच्छी तरह सर्च किया, वहां ना कोई इंसान मिला ना कोई सबूत, लेकिन जो कुछ तुमने बताया बिल्कुल इसी तरह के वाकयात हमें पहले भी रिपोर्ट हो चुके हैं। आमतौर पर इनमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग मुलव्वस होते हैं। ये लोग सस्ती चीज़ों का लालच देकर लोगों को बुलाते हैं, फिर इन्हें अगवा करके इनके औज़ार निकाल लेते हैं। आइंदा बहुत एहतियात करना, हमेशा ऐसी चीज़ें किसी पब्लिक प्लेस पर ही डील करो। यह सुनते ही अहमद के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ दिन गुजर गए। अहमद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ हो गया, लेकिन एक शाम जब अहमद काम से घर पहुंचा तो उसका खून जम गया। घर के दरवाजे पर एक कागज चिपका हुआ था। इस पर एक गेमिंग लैपटॉप की तस्वीर थी और नीचे सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था, हम दोबारा मिलेंगे। ये देखकर अहमद के पैरों तले जमीन निकल गई। वो कांपता हुआ अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया और काफी देर खामोशी से बैठा रहा। चंद दिनों बाद अहमद ने ह्यूस्टन छोड़ दिया।